नहीं है। ओके जी, लिखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर। z इज इक्वल टू सर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा। ओके, इसमें आप क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? सर इसका रेफरेंस एंगल जो है वो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, और ये जो हमने tan इनवर्स से एंगल फाइंड किया वो हमारे पास π/4 आया। ओके, थीटा इज इक्वल टू π/4 है। तो जब मैं जनरल आर्गुमेंट अब फाइंड करूंगी ना, तो वहां पर 2 पाई ऐड किया हुआ है। मतलब अब सर, अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट दो केसेस है ना, एक में थीटा को जनरल आर्गुमेंट के इक्वल करना है और एक में प्रिंसिपल आर्गुमेंट के। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों एंगल सेम हो जाते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का भी π/4 है और जनरल का भी, तो उन्होंने बिल्कुल। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 2 पाई को ऐड किया। जनरल आर्ग्यूमेंट में हमेशा हम 2n पाई ऐड करते हैं। ये सर। वो इस वजह से कि ये जनरल फॉर्म, इसीलिए इसे जनरल कहा जाता है कि सपोज अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एक इसका एंगल ये बना, अब दोबारा इसका एंगल फिर यहाँ से यहाँ तक एक और एंगल भी बनेगा, एक और एंगल भी बनेगा। तो आप इसको जब भी जनरल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इस वजह से उसमें 2n पाई आप जो है ना ऐड करते हैं। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें एक ही बात है, क्योंकि इस पे एन पे डिपेंड करता है ना। एन आप जो कंसीडर कर रहे हैं वो 0 +-1 +-2, तो चाहे माइनस इधर लगा दें चाहे माइनस उधर लगा दें, बात एक ही है। +-3 अप टू 7। सर इसका मतलब है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन सेवन क्वेश्चन सर है। आपने फार्मूला लिखवाया था ना कि प्रिंसिपल। जी, एक को क्या पूछ रहे हैं आप? एक और स्टूडेंट है वो। सर आपने फार्मूला लिखवाया था ना कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इक्वल होता है जनरल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई। बिल्कुल, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू। सर तो जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के जरिए फाइंड करते हैं जब भी हम देखिए बच्चों, मैं जनरल आपको आर्ग्यूमेंट प्लस वही टू एन बात बता रहा हूँ ना कि ये जो आप जो मैंने रिलेशन लिखा है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू जनरल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई। सर माइनस है, सर माइनस बात था सुने, आपने बात लिखा सुने, है। प्लस माइनस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है ना। यहाँ पे देखो प्लस लगा दे या माइनस लगा दे तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। वजह क्या है, इसमें जो n है वो n का आपका वेरी हो रहा है 0 +-1 +-2 +-3 के साथ। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब n, सपोज अगर आप 1 2 3 लिखते हैं तो प्लस है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो n-1 -2 भी तो चूज किया जा सकता है। तो ये जस्ट एक रिलेशन है दोनों के दरमियान ना, यानी ये जो 2n पाई है इसमें n पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो पॉजिटिव साइन आप आउटसाइड रखें या इनसाइड रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट एक सब, इसमें जस्ट ए रिलेशन क्या है कि आपके पास ये बताने वाली बात इसमें क्या है कि आपके पास अगर जर्नल आर्ग्यूमेंट है तो उसकी मदद से आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोर ओवर समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से दोबारा जर्नल आर्ग्यूमेंट की तरफ भी जाया जा सकता है। प्लस माइनस साइन मैटर यहाँ पे नहीं करेंगे। सर और इस n में हमेशा सर जब इसमें 2n पाई ऐड करते हैं तो n की वैल्यू हमेशा 1 होती है या हम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेकिन जब आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तरफ, तो फिर आप की जारी बात है कि आप लार्ज वैल्यू तो एन की नहीं लेंगे ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आपने -पाई से पाई के दरमियान रहना है, तो वो वाला जो आपके पास ये वाला रिलेशन है वो आपको n0 n1 या n-1 के दरमियान ही मिल जाता है। यानी वो डिपेंड करता है ना कि आपके पास उसके साथ वाला एंगल पड़ा क्या है। यानी आप सपोज प्रिंसिपल आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट से फाइंड करना चाह रहे हैं तो साथ यहाँ पे ये जो थीटा पड़ा है +2n पाई है, तो ये क्या है उसके लिए उसकी मुनासिबत से आपने ये चूज करना है। यानी आपने ये चॉइस ऐसे करनी होती है कि एट द एंड इनका जो कंक्लूजन आए यानी आंसर आए वो इस इंटरवल के दरमियान लाया होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। सर आप कह रहे हैं कि जनरल आर्गुमेंट में
हमेशा 2 एन पाई ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने जनरल आर्गुमेंट में जस्ट पाई को ऐड किया है, 2 पाई को ऐड नहीं किया, उस तरह आंसर निकाला है। पाई पाई को तो नहीं किया होगा, फिर उसके बिहाइंड भी और लॉजिक होगी हमेशा। सर वो जो थीटा था वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, क्योंकि एक्स और वाई की दोनों की नेगेटिव वैल्यूज थी ना। देखिए आप एक ही रूल रखें जहन में, आप चीजों को मिक्स ना करें। मुझे इस क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रही हैं आप? नो सर, क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 की, मुझे 8 बताएं जरा, मैं आपको ना यहाँ पर सॉल्व करने की सर कोशिश एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -2 √3 आयोटा। नहीं, जेड कम्प्लेक्स नंबर क्या बनता है? सर -2 -2 √3 आयोटा। -2 एंड -2 सर अंडर अंडर रूट के बाहर है, जो वाई की वैल्यू अंडर रूट के बाहर -2 है। सर √3 के बाहर 2 भी लगाएं। अंडर 3 के बाहर इधर 2 भी है। यस सर। अब ठीक है, -2 यस सर। -2 √3 आएगा। अच्छा, अब हम यस जरा सर। एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है जी। अब सपोज आप कौन सा एंगल फाइंड, कौन सा चाहते हैं कि एंगल फाइंड करें, प्रिंसिपल या जर्नल? सर जर्नल, सर जर्नल। जर्नल फाइंड करते हैं, ओके। अब जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने दो तरह के स्ट्रक्चर बताए थे आपकी आसानी के लिए। ठीक है, आप बस उनको फॉलो करें, आपकी कुछ चीजें साथ साथ फिर क्लियर होती जाएंगी। जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए आपने पहले क्वाड्रेंट में थीटा इज थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो जनरल आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज पाई माइनस थीटा, थर्ड यस सर। क्वाड्रेंट में जो जनरल आर्ग्यूमेंट होता है 5 दैट इज पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ 2 एंगल पाई में जो जनरल -2। आर्ग्यूमेंट होता है 2 पाई माइनस थीटा। इस बात को आपने सर फॉलो करना है आप, ओके। अब आपके पास ये जनरल आर्ग्यूमेंट है, यानी इसको आप यूं लिख लें ताकि आप मजीद पजल ना हो, इसको स्मॉल ए आर जी आप लिख लें ऑफ जेड, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई पाई ओवर ओवर एक्स। एक्स। अब इसमें वाई आपके पास है -2√3 और सर डिवाइडेड इसका बाय, थीटा थीटा पाई/3 बन रहा है। ओके। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि अब मुझे ये बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में। थर्ड में। अब थर्ड में हमने क्या डिसाइड किया था कि थर्ड में जो एंगल आएगा पाई प्लस सी। रेफरेंस एंगल होगा। इसका मतलब यस सर। पाई प्लस, और जो रेफरेंस एंगल होगा वो क्या बनेगा, दैट इज वी कंसीडर विदाउट साइंस। यस सर। तो अब विदाउट साइन और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका √3 बनता है। यस सर। अब √3 का आंसर क्या आएगा? पाई/3 सर। पाई/3। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लें तो ये बनेगा सर 4 ये पाई। वाला सर इस तरह किए है उन्होंने। जी तो यही है ना, तरीकाकार तो यही है, आपको सर यही 2 बताया पाई था ना। फिर ऐड नहीं किया। यस क्या सर। कह रहे हैं? सर 2 पाई फिर ऐड नहीं किया इन्होंने, ये वाला नहीं टेबल मतलब देख ये के तो आपने, फाइंड किया। ये तो जनरल आर्गुमेंट 1 लूप के लिए फाइंड कर लिया ना। देखें, मैंने आपको अभी पहले थोड़ी सी देर पहले बात बताई थी कि ये जस्ट उसने जनरल आर्गुमेंट यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लिया, ओके। यस सर। अब इसमें इसको जनरलाइज्ड वे में ये जो जनरल आर्ग्यूमेंट है वो एक नहीं आएगा, इस नंबर के करस्पॉन्डिंग एक जनरल आर्ग्यूमेंट नहीं है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एक और लूप लेंगे तो एक और भी बन सकता है, एक और लूप लेंगे तो उसको फिर फर्दर आप क्या करते हैं कि ये फाइंड करने के बाद आप इसमें 2 एंड पाई ऐड कर देते हैं। यस सर। तो दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। एनी फर्दर क्वेश्चन बच्चों? सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका अभी आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी फाइंड करें। ओके, मुझे फिर जरा लिखवाना पड़ेगा क्वेश्चन। -2 चले हम डायरेक्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x। y हमारे पास क्या था जी इसमें? -2 √3 -2√3 डिवाइडेड बाय -2 -2। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो प्रिंसिपल रूट के मुताबिक थर्ड क्वाड्रेंट को आप कैसे डील करते हैं? थीटा -पाई प्लस थीटा, वेरी गुड। तो ये बनेगा आपके पास -पाई प्लस
और थीटा बनेगा यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3, क्योंकि आफ्टर कैंसिलेशन ये बच जाएगा। तो माइनस पाई प्लस ये पाई बाय 3 बनता है, स्क्वायर रूट 3 जो है जी सर, पाई/3 पाई बाय 3, ये बन जाएगा आपके पास -2 पाई/3। -2 पाई बाय 3, सर यही आंसर आता है। यही है। सर अगर अभी Excuse तो me. इस तरह फाइंड किया गया, अगर हम इसको -2 पाए मतलब जनरल में से जो हमने आर्गुमेंट फाइंड किया उसमें से अगर हम -2 पाए -2 हाँ, पाए अब आप इसको, ठीक है, मैं बस आपकी बात समझ गया हूँ। अब आप इसको, अब कहते हैं कि हम इसको जर्नल के साथ के रिलेशन से भी फाइंड कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जर्नल का आर्ग्यूमेंट अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो आपको याद है, वो क्या बना था? 4 पाई बाय 3 था, आई थिंक 4 पाई/6 4 पाई/6 4 पाई बाय 3 था मेरे ख्याल में, 3 था ना? सर 6 था। 6 तो नहीं है, हाँ 3 था, 3 3 था, था। 3। और इसमें हमने जिस तरह सर 4 4 पाई पाई बाय 3 प्लस 2 n पाई, ये आपके पास जर्नल है ना। अब आपने यहाँ से चूज कर लेना है कि n क्या सिलेक्ट करें। n क्या सिलेक्ट करें यहाँ पे कि यही आर्ग्यूमेंट आपका -पाई टू पाई के दरमियान चला जाए, या दूसरे लफ्जों में अगर वो आप रिलेशन यूज करना चाहते हैं तो वो बेशक वो भी यूज कर लें। ए आर जी ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लस 2 n पाई। तो 2 n पाई तो ऑलरेडी आप जनरल आर्ग्यूमेंट में ऐड कर चुके हैं ना, तो आपने जस्ट अब 2 n पाई में n सिलेक्ट करना है। बात समझ आइए आपको? सर आप बताएं ना कि कौन सा n होगा। हाँ, n अब क्या सिलेक्ट करें? देखिए, अब अगर n सपोज 1 सिलेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? ये फर्दर बढ़ नहीं जाएगा। ये अगर n 1 सिलेक्ट करें तो ये 6 और 10 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो 10 पाई बाय 3 तो -पाई टू पाई से तो बहुत आगे चला गया है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि अगर n 0 सेलेक्ट कर लें, इसका मतलब है ये 4 पाई बाय 3 रहेगा, तो 4 पाई बाय 3 भी पाई से ग्रेटर है। तो फिर बात कहाँ पे आ गई? -1 पे। इसका मतलब अब अगर n -1 सेलेक्ट करें तो -2 पाई आ जाएगा। और अब आप एलसीएम लेंगे -2 पाई का, तो ये बनेगा 4 पाई -2 पाई का एलसीएम लेगा तो -6 पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो 4 -6 -2 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो वही चीज नहीं बन गई? यस सर, ठीक है। यस। सर वो जो रेफरेंस एंगल आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए लिखवाए थे -पाई प्लस थीटा, तो अगर हम वो देखें तो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल सेम आते हैं, मतलब थीटा और पाई माइनस थीटा जनरल आर्गुमेंट के लिए और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। जी जी तो बिल्कुल। वहां पर वो ऐड करते हैं 2 पाई को। जब हमारा एंगल थर्ड में या फोर्थ में आए तो वो वैसे ही अलग हो जाते हैं, प्रिंसिपल और जनरल, तो वहां पर हम 2 पाई ऐड नहीं करते, मतलब n इज इक्वल टू वहां पे 0 ले लेते हैं। कैसे? और फर्स्ट दो में आए तो n 0 ही आएगा ना। नो सर, अगर फर्स्ट दो में पहले क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में आए ना तो वहां पर हम n की कोई वैल्यू लेते हैं जनरल आर्गुमेंट के अंदर। लेकिन अगर एंगल हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब अलग आ जाए जर्नल से, एंगल हमारा थर्ड में हो या फोर्थ में हो, तो वहां तो वो वैसे ही डिफरेंट हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस में उन्होंने नहीं लिया हुआ 2 पाई, वहां n इज इक्वल टू 0, 2 पाई के अंदर n इज इक्वल टू 0 करेंगे और वो 2 पाई वैसे ही 0 होके खत्म हो जाएगी। पता नहीं अब आप किस कंटेस्ट में बात कर रही हैं। असल सिचुएशन क्या है कि जो जर्नल आर्ग्यूमेंट होता है ना, उस पर कोई कैद नहीं है, ठीक है ना। जर्नल आर्ग्यूमेंट, आप आंसर को बिल्कुल जहन में न रखें, आप कंसेप्ट को जरा जहन में रखें। वो समटाइम लिखते हैं, नहीं लिखते। आपने जस्ट एक बात याद रखनी है कि जो जर्नल आर्ग्यूमेंट है उसकी कोई बाउंड्स नहीं है, ठीक है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बाउंड्स हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है हमेशा 1 लूप से ऊपर नहीं जा सकता। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि 0 से अगर 2 पाई आपने लेना है तो 0 से 2 पाई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये -पाई टू पाई जस्ट एक, वो क्या कह रहे हैं कि कन्वेंशन है, यूज हो रहा है।
अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट 0 से 2 पाई सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मेन कंसेप्ट क्या है कि आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग यूनिक रिजल्ट रहे, रिपीट ना हो। जर्नल आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो यानी आपके पास सपोज थर्ड में लाई कर रहा है तो अगेन वो थर्ड में आएगा अगेन, यानी उसमें मल्टीपल लूप्स कर सकते हैं ना। बात समझ रहे हैं? तो आपने सिर्फ इस चीज को क्लियर करना है। समझ आई बच्चों? यस सर, आती है। ठीक है ना? सर जी जी। सर जो क्विज रिव्यू है सर, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में वो सर्कल ड्रा उन्होंने किया है ना, वो एक्स और वाई के पॉइंट्स को लेके और आर्गुमेंट जी के बारे में बात हो रही है, तो वो क्वेश्चन अगर आप करवा दें क्लियर तो। कौन से वाला? रिव्यू में सर असाइनमेंट है जो? 13, यस सर, यस उसको सर, उसमें अटेम्प्ट क्वेश्चन करें नंबर ना। 13। असाइनमेंट आप खुद अटेम्प्ट करें, सोचें उन चीज़ों को। ये जो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं यही चीज़ें बार बार वो उधर वही यही चीज़ें आ रही हैं। सर वो उन्होंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 से वो क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.5 में जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पशंस चलो दे दी है, तो वो क्वेश्चन जो ये कनेक्टेड और बाउंडेड और इस तरह डोमेन से हैं वो बेशक आप उनको लीव करें, अदरवाइज बाकी जो चीज़ें हैं वो तो क्लियर होनी चाहिए, उनमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। तो सर असाइनमेंट में जो बाउंडेड और कनेक्टेड वगैरह के क्वेश्चन है फिर वो हम छोड़ दें क्योंकि उनकी समझ तो हमें नहीं आ रही। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो ठीक है, मतलब उस तरह की चीज़ आप अगर आप क्लियर नहीं हो रही तो उसको लीव कर दें, ठीक है। क्योंकि मैंने वो बात वही बताई है ना कि इसमें अब वही चीज़ है कि अगर हम उसी तरफ चल पड़े तो वो भी पूरी डोमेन है कि जिसके अंदर बात की जा सकती है। लेकिन जस्ट मैंने आपको एक दे दिया कि जिस तरह आप स्टडी बेसिक कोर्स कर रहे हैं तो उसमें हम उनको फिर डिटेल से एक टॉपिक को डिटेल से या उस तरह से स्टडी नहीं कर रहे। अभी आप फंक्शंस पढ़ेंगे, अगर सिर्फ फंक्शंस को ही देख लें तो इसके अंदर ढेर सारी स्टडी पड़ी है, तो इसमें भी हम जारी गला फंक्शंस को जस्ट एक बेसिक सिचुएशन तक ही उसको स्टडी करेंगे। बात क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर है, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, तो वो थोड़ा सा चले स्टडी कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। तो फंक्शंस के सर बाद आप कल और परसों भी क्लास लेंगे? कल क्लास लूंगा ना, परसों तो हमारी क्लास नहीं होती मेरे ख्याल में। जी। एक आज होगी या ना तो एक कल होगी इंशाल्लाह। फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। फंक्शन क्या होता है ये तो आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या है। आपके पास एक रिलेशनशिप है दो सेट्स के दरमियान, दो प्लेन्स के दरमियान, दो स्फीयर्स या कह लें आप 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो स्पेस के दरमियान आप कह लें कि रिलेशनशिप है। किसी एक स्पेस से बाद दफ़ा कुछ एक फंक्शंस ऐसे भी डिफाइन होते हैं वो जो किसी स्पेस से किसी लाइन के ऊपर मीट कर रहे हो, किसी स्पेस से किसी प्लेन के ऊपर मीट कर रहे हो, तो ये सारे फंक्शंस ही हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने सिंपल कैलकुलस में जब फंक्शंस की बात की थी तो उस वक्त आपने फंक्शंस को रिलेट किया था सेट्स के साथ, किसी एक सेट से किसी सेट बी के साथ रिलेट किया था। एक सेट ए से सेट बी के दरमियान रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है कि जो उसको यूनिक वैल्यूज हर
इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट आपको असाइन हो, वो फंक्शन होता है। ठीक है जी। और फिर हमने इसमें से जिसकी डोमेन भी चेक की, इसकी रेंज भी चेक की। फिर हमने डोमेन में बात की कि फंक्शंस कैलकुलस के लिहाज से जब बात करते हैं तो फंक्शंस, तो वो तमाम पॉइंट्स जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो, एंड सेकेंडली द फंक्शन शुड बी रियल वैल्यूड। ठीक है, यानी इनपुट आप कोई दें तो उसकी आउटपुट रियल आए। अब थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं ये मॉडिफाई हो जाएंगी कम्प्लेक्स के लिहाज से। जब आप फंक्शंस की बात करेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएंगी। इसमें तो एक जो चीज़ है फंक्शन की, वो लूप, यानी वो समझ लें कि आपके पास जो इसकी शर्त, दो जो डोमेन में जो दो शर्तें थी कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रियल वैल्यू फंक्शन जनरेट हो, तो इसमें जो रियल वैल्यूड वाला कंसेप्ट है वो अब वीक हो जाएगा। क्योंकि जब आप बात करेंगे कम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर डोमेन की, इसका मतलब है कि इसमें वो फंक्शंस इंक्लूड, वो डोमेन में वो पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं कि जिसकी आउटपुट कम्प्लेक्स आए। क्योंकि अब आप जब बात करते हैं फंक्शंस की, तो वो आप कम्प्लेक्स डोमेन से, पहले आप रियल सेट से रियल सेट के ऊपर बात करते थे, अब आप बात करेंगे कम्प्लेक्स डोमेन से कम्प्लेक्स डोमेन की। इनपुट भी कम्प्लेक्स आएंगी, आउटपुट भी कम्प्लेक्स आएंगी। अब आउटपुट इसमें फर्दर क्या सिचुएशन है कि इनपुट, अब क्योंकि जो रियल सेट होता है, आपको पहले भी बताया था, रियल सेट कम्प्लेक्स सेट की सब सेट है, यानी कम्प्लेक्स सेट बड़ा है सेट है। इसी तरह इसका मतलब है कि इनपुट में समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि कुछ अब डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। हो सकता है आप एक फंक्शन में इनपुट रियल दें, आउटपुट इमेजिनरी आ जाए, वो भी आ सकता है। इनपुट हो सकता है इमेजिनरी दें, आउटपुट रियल आ जाए, वो भी हो सकता है। हो सकता है इनपुट इमेजिनरी दें, आउटपुट भी इमेजिनरी आ जाए, वो भी हो सकता है। तो इस तरह के तमाम फंक्शंस आपके पास अब आ सकते हैं। हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कम्प्लेक्स के अंदर ही इनपुट रियल दें, आउटपुट भी रियल आ जाए। ये चार तरह के फंक्शंस आप अब आपके पास राइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि आपके पास वो जो डोमेन में ना ऐसे नंबर्स नहीं आ सकते कि जो कम्प्लेक्स जनरेट होते हैं। तो हाँ, अलबत्ता वो फंक्शन में वो जो इनपुट नहीं हो सकती कि जिस पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन वाली कंडीशन स्टिल रहेगी, फंक्शन की डोमेन में वो वाले पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं हो सकेंगे। अब जैसा कि मैंने बात की फंक्शंस की, तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, एक फंक्शन है, ठीक है जी, इसमें जेड आप कोई भी कम्प्लेक्स, यानी जेड की जब मैं बात करूंगा ना, तो आपने यही समझना है कि जेड का मतलब है एक्स प्लस एटा वाई, दैट इज द कम्प्लेक्स नंबर विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो अगर मैं ये फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दूं कि जेड एफ वन ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड। ओके, अब मुझे आप बताएं कि ये जो फंक्शन है इसमें इसकी इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या आएगी, बताएं जी। सर हम इनपुट सारी वैल्यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट में सिर्फ रियल वैल्यूज आएंगी, इमेजिनरी नहीं आएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट में, मैं एक मिनट निकालता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी बच्चों, सॉरी कॉल आ गई थी। तो अच्छा, अब इसमें देखें ना, इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स हो सकती है, यानी इसमें रियल नंबर भी ऑब्वियसली, जब कम्प्लेक्स नंबर की आप जब बात करेंगे ना, तो हमने ध्यान में रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर 1 है तो 1 भी कम्प्लेक्स नंबर है, अगर 2 है तो 2 भी कम्प्लेक्स नंबर है, with zero part as imaginary, with zero imaginary part। ओके, तो अब इनपुट तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर दिया जा सकता है, मींस कि इसकी डोमेन जो है ना वो कम्प्लेक्स सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती है, बस इसकी आउटपुट जो होगी वो हमेशा रियल आएगी। यानी जो भी पुट करेंगे, यानी इसको अगर मैं मजीद एलोबरेट करूं तो मॉड्यूलस का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर तो कोई आयोटा जनरेट ही नहीं होगा, ओके, क्योंकि स्क्वायर्स पड़े हुए हैं। तो पता ये चला कि इसकी वैल्यू कोई हमेशा, ये जो वैल्यू बिलोंग करेगी वो रियल सेट से बिलोंग करेगी। तो ये एक टाइप की फंक्शन हो गया। फिर दूसरा टाइप का फंक्शन क्या होगा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक ऐसा बताएं कि जो हम इनपुट रियल दें बट आउटपुट इमेजिनरी आए। यस, तो फंक्शन बताएं जी। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? अनमोल, आदिल? यस सर। आवाज आ रही है जी ना? आ रही है। जी जी आ रही है। बताएं। अक्सा? नहीं ध्यान में आ रहा? नो सर। लेकिन बड़ा आसान है कि आपने एक फंक्शन f2 यू बना ले, f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी x कोई भी आपके पास रियल पार्ट हमने उसको चूज कर लिया, या इवन के f ऑफ y कर लें, कोई भी रियल y हो या x हो बात वही है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, e रेज़ टू पावर आयोटा x सपोज। तो अब आप खुद से गौर करें, या आप इसको फंक्शन को यूं भी कंसीडर कर सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू आयोटा x, सिंपल वे में चले बता देता हूँ। तो आपने खुद से आयोटा लगा दिया, तो इसका मतलब इनपुट तो रियल देंगे, आउटपुट इमेजिनरी आना शुरू हो जाएगी। या चले इसको फर्दर, इसी फंक्शन को यूं लिखा जा सकता है, f ऑफ 2 ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस x। तो इस केस में भी आपके पास इमेजिनरी प्रोड्यूस होंगे ना, रियल भी प्रोड्यूस होंगे, इमेजिनरी भी प्रोड्यूस होंगे। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि इस तरह के ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी आउटपुट आपके पास कम्प्लेक्स नंबर, यानी दिस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। समझ आ गई बात की? जी सर। थर्ड, अगर मैं अभी एक फंक्शन आपको कहूँ, कोई ऐसा फंक्शन बताएं, अब इमेजिनरी से रियल पे चले गए, रियल से इमेजिनरी भी चले गए, रियल से रियल का तो आप जानते हैं, कम्प्लेक्स कैलकुलस के अंदर आपने ढेरों फंक्शंस पढ़े हैं जो रियल से रियल पे मैप करते हैं। तो अब आप आखिरी जो चौथी ऑप्शन रहेगी, आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स फंक्शन बना लें, तो वो आपके पास कोई भी फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, जितने ढेरों फंक्शन है ये सारे आपके पास ऐसे फंक्शन हैं जिनमें इनपुट आप कम्प्लेक्स देंगे, आउटपुट भी आपके पास कम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में, यानी कम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने डोमेन आपकी वो बढ़ जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ है ये आपके पास, ये इस डेफिनेशन जो भी हमने स्टडी की वो सारी की सारी इस डेफिनेशन के अंदर आपके पास वो क्लियर हो जाएगी। ये अगर आप इसको स्टडी करें तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ऑलरेडी सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये आपने उसको एक दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद ये कम्प्लेक्स फंक्शन है, सपोज एक्सप्रेशन कैन बी एवेल्युएटेड एट एनी कम्प्लेक्स नंबर z। ये आपके पास एक फंक्शन उसने लिख दिया, f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा इनटू z। तो ये क्या है, कम्प्लेक्स फंक्शन ही है ना। यानी ये कौन सी टाइप का, ये 4 जो टाइप हमने पढ़ी है कि इनपुट भी कम्प्लेक्स होगी, आउटपुट भी कम्प्लेक्स आएगी, तो दिस यानी कम्प्लेक्स सेट से बिलोंग करेगी।
तो इस तरह के जो आपके पास फंक्शंस हैं, जिस तरह आपके पास ये जो नेक्स्ट फंक्शन है इसमें भी इनपुट और आउटपुट दोनों कम्प्लेक्स होंगी, ठीक है। ये वो सारी है। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स फंक्शन, फर्दर क्या होता है कि आप किसी भी फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह आप एक नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक है, तो उस एफ ऑफ जेड को आप दो पार्ट में लिख सकते हैं, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी तमाम कंपोनेंट्स जो आयोटा के साथ हैं वो v में चले जाएंगे और तमाम जो रियल यानी विदाउट आयोटा है वो u में चले जाएंगे। तो u प्लस आयोटा v में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे, हम यहाँ से ये जज कर लेते हैं जी, ये ऊपर हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं ये वाली, ठीक है ना। जैसे आपके पास इस फंक्शन की आप बात करें, ये वाला फंक्शन जो है, इस फंक्शन की बात करें तो ये जो फंक्शन है आपके पास ये वाला, ठीक है, या ये फंक्शन जो है दूसरे वाला ये g वाला, इस फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर इस फंक्शन को लिखूं, सिर्फ पहले वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, मैं g वाले फंक्शंस को आपको बता देता हूँ इसको इजीली कैसे लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं आयोटा प्लस 2 टाइम रियल ऑफ आयोटा, ठीक हो गया जी। ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इससे क्लियर नहीं होगी, उसी को सॉल्व करता हूँ। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा इंटू जेड। और आपको पता है कि जेड किसके इक्वल है जी, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है। ओके, पुट कर दें, इसका मतलब एफ ऑफ जो जेड होगा, अब एफ ऑफ जेड नहीं रहेगा बल्कि ये फंक्शन बन जाएगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, वैसे एफ ऑफ जेड ही लिख दें, चले एक्स वाई लिखें एक ही बात है। तो ये जो आपके पास अगर इस एक्सप्रेशन में एक्स जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू जेड आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आयोटा के साथ आएंगी और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आयोटा के बगैर आएंगी। ऐसे ही है ना। तो आप यानी उनको सेपरेट कर लेंगे। एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे जो विदाउट आयोटा है, प्लस आयोटा कॉमन लेके एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो विद आयोटा है, यानी उसमें आयोटा कॉमन ले लेंगे ना। तो आपके पास दो एक्सप्रेशन बन जाएंगे, ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा। तो ये आपके पास जो u होगा दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एंड v इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। और फर्दर और अगली बात क्या कि जो u होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये x और y पे डिपेंड करेगा। यानी u के अंदर भी x और y पड़े होंगे, v होगा ये भी x और y पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यानी ये जो दोनों u और v हैं ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन बन जाएंगे। मल्टी वेरिएबल फंक्शन मींस कि मोर देन वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे। यानी u भी फंक्शन x और y का आ जाएगा, v भी फंक्शन x और y का आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी फंक्शन को उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फर्दर आप ये भी देखेंगे कि ये जो u इटसेल्फ अकेला u है ये रियल पार्ट तो है, लेकिन ये इटसेल्फ रियल फंक्शन भी होगा। और ये जो v इटसेल्फ है ये इमेजिनरी पार्ट है, बट इटसेल्फ ये एक रियल फंक्शन ही होगा। जैसे कि आप जब कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो आप कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर, जैसे लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, तो आप कहते हैं कि इसका रियल पार्ट 2 है, तो 2 एक रियल नंबर भी तो है। आप कहते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो 3 क्या है, एक रियल नंबर है। सेम जब फंक्शंस पे आएंगे तो इमेजिनरी पार्ट और जो इसका रियल पार्ट होगा वो इटसेल्फ रियल फंक्शंस होंगे, क्योंकि आयोटा तो कॉमन ले लिया आपने। तो आयोटा जस्ट एक्सप्रेस करेगा कि दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट।
तो ये सेकंड है कि किसी भी फंक्शन के आप इस तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे उसने बढ़िया ये एग्जांपल में बताया, उसने w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक फंक्शन लिया, z की जगह वैल्यू पुट की x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो इसका रियल पार्ट बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला रियल पार्ट बनता है, और इमेजिनरी पार्ट जो बनता है इसका वो बनता है 2x आयोटा 2x y। आयोटा तो जस्ट इसको बता रहा है ना। तो इसका मतलब इसमें u क्या होगा, u x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v क्या होगा 2xy। तो ये दो u रियल पार्ट, v इज इमेजिनरी पार्ट। और रियल और इमेजिनरी पार्ट इटसेल्फ क्या है, ये फंक्शंस, रियल फंक्शंस है, function of two variables. U is the function of two variable x and y and v is the function of two variable x and y। और इसको जनरल फॉर्म में यूं भी लिखा जा सकता है uxy प्लस आयोटा vxy। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में लिख सकते हैं। तो ये मेन है। जैसे यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है कि लिखें जी, ये फंक्शन है उसको लिखें। जैसे मैंने वो जो फंक्शन चूज किए थे उसने वही चूज कर लिए। जैसे इस फंक्शन को पहले एफ ऑफ जेड को लिखा, उसमें वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसने देखा कि ये जो सारा का सारा पार्ट है ये इसका रियल पार्ट है, और ये सारे का सारा आयोटा के साथ जो पार्ट है ये इमेजिनरी, ये यू है और ये वी है, और ये उसने लिखा हुआ ये यू एक्स वाई है, ये है वी एक्स वाई, ये है। और इसी तरह नेक्स्ट उसने एग्जांपल जी वाले को भी ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। तो ये इस तरह आप किसी भी फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। ठीक होगी बात जी। जहां तक किसी ने कोई बात पूछनी है बच्चों, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड, ये जो जितनी चीज हमने स्टडी की है, आपसे डिस्कस की है, अगर इससे कोई पूछना चाहता है कोई बात तो वो चीज पूछ लीजिए। क्लियर है? यस सर क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके चलें ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इसको फर्दर आगे इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा फंक्शन के बारे में चलो आपको आइडिया हो गया। इसके बारे में चीज़ें तो है ना, दूसरा चैप्टर जो अगर आप शुरू करें तो उसमें ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ें, खुद से भी पढ़ा करेंगे। ये जो मैं तो खैर एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये जो खुद उसने लिखा होता है ना, यानी जिस तरह इसमें लिखा हुआ है फंक्शन f कैन बी डिफाइंड विदाउट यूजिंग सिंबल z, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन सिंबल z यूज किए बगैर भी डिफाइन किया जा सकता है। और वो कैसे, वो आप u और v की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब u और v में z सिंबल तो नहीं आता, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, u इट्स रियल पार्ट, v इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो चीजें हैं ये इसको थोड़ा थोड़ा स्टडी करें। कल इंशाल्लाह हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, यानी काफ़ी अच्छा है ये। आप इसको अगर स्टडी करें तो आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, यानी आपको समझ भी आएंगी, आसान वे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? किसी का भी क्वेश्चन किसी टॉपिक से रिलेटेड, इवन के कोई मिड वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? नो सर सब क्लियर है, थैंक यू। ओके ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।